नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑटो डोमिनार पर। और मैं हिमांशु शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई वीडियो। तो गाड़ी आप मेरे साथ देख सकते हैं कि ये है हुंडई की क्रेटा। बट ये नॉर्मल क्रेटा नहीं है भैया, ये है हुंडई क्रेटा N-Line। मैंने इस गाड़ी को दिल्ली के ट्रैफिक में चलाया है, हाईवे पे चलाया है, बारिश में चलाया है और ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे भी चलाया है। तो मैं इस गाड़ी को लेके निकला था दिल्ली से अमृतसर के लिए और अमृतसर से वापसी आया। 2 दिन का मेरा ट्रिप था। इस गाड़ी को मैंने चला दिया है अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर। और 1000 चलाने के बाद मैं आपको इसकी एक एक चीज़ बताऊंगा जो मैंने नोटिस करी है। और भैया इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो नॉर्मल क्रेटा में नहीं आती है। तो जानने के लिए भाई वीडियो को आपको देखना पड़ेगा पूरा। और हम करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको बताते हैं डिटेल कि क्या इसकी ड्राइविंग है, क्या इसका कंफर्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए भाई आप ये वीडियो ज़रूर देखेंगे, इसकी माइलेज। तो माइलेज मैं आपको एंड में बताऊंगा। और चलते हैं गाड़ी के अंदर और आप लोगों से करते हैं इसके बारे में बात। दोस्तों आ चुका हूं मैं गाड़ी के अंदर और अब हम बात करेंगे इसकी स्पेसिफिकेशंस की और क्या इसने परफॉर्मेंस दी हमें दिल्ली से अमृतसर वाली रोड ट्रिप पे, जो कि हमने इससे तय की है। अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर मैं इस गाड़ी को चला चुका हूं, ठीक है, जिसमें कि लोकल अपना दिल्ली का ट्रैफिक भी था, हाईवे की पूरी रोड थी, अपना GT करनाल रोड वाला हाईवे NH-24 था। क्या इसने माइलेज प्रोवाइड की, क्या परफॉर्मेंस थी, कैसा फीडबैक था इस पूरी गाड़ी का, वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके फ्रंट से। तो देखने में भाई ये आपको पूरी की पूरी क्रेटा ही लगेगी जो नॉर्मल वाली रहती है। बट जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इस क्रेटा में वो रहेगा रेड एलिमेंट्स। रेड एलिमेंट्स क्या है भाई, N-Line की बैजिंग दे दी गई है फ्रंट ग्रिल पे और रियर में, जो इसको दर्शाती है कि भाई ये एक अलग क्रेटा है नॉर्मल वाली से, ठीक है। आपको साइड्स में रेड एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। गाड़ी के अंदर जब आप देखेंगे आपको डैशबोर्ड के ऊपर एक रेड एलिमेंट देखने को मिलेगा। आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के वहाँ पे एक इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा रेड एलिमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसको दर्शाती है कि ये एक N-Line क्रेटा है, ना कि नॉर्मल। दूसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि इसका जो एग्जॉस्ट नोट है ना, वो आपको दर्शाएगा कि हाँ ये एक नॉर्मल क्रेटा नहीं है। बट एक जो सिमिलैरिटी है वो इसमें ये है कि इसमें आता है 1.5 लीटर का टर्बो GDI इंजन, ठीक है। और ये है मैनुअल गियर बॉक्स, इसमें 7 DCT ट्रांसमिशन भी आता है, बट मैं जो चला रहा हूँ वो है मैनुअल। अब सिमिलैरिटी क्या है, पावर आउटपुट। भैया इस वाली में भी 160 PS की पावर मिलती है एंड 253 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। सेम वही नॉर्मल वाली क्रेटा में मिलता है। तो पावर का एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, अगर ये N होती ना कि N-Line तो आपको पावर आउटपुट डिफरेंट देखने को मिल जाता और परफॉर्मेंस वाइज भी गाड़ी आपको डिफरेंट मिलती। बट ये है N-Line, तो हम N-Line की ही बात करेंगे। तो हमने इसको जब शुरुआत करी, जब मेरे को गाड़ी मिली तो मैंने इसको गुड़गांव से दिल्ली चलाया। दिल्ली के ट्रैफिक में दिल्ली से गाज़ियाबाद लेके गया, तो मुझे उस दिन अच्छा खासा ट्रैफिक मिल रहा था। और मैनुअल गाड़ी चलाना इज़ लाइक दिल्ली के ट्रैफिक में या गुड़गांव में भाई इम्पॉसिबल। बट इसका जो क्लच था भाई वो इतना स्मूथ था कि मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, ठीक है। तो जो ट्रैफिक वाला एरिया था, लोकल था, वो भी मैंने अच्छे से कवर कर लिया, जिसमें कि इसने माइलेज जो थी डिसेंट प्रोवाइड कर दी। उसके बाद हमने जब शुरुआत करी अपने दिल्ली टू अमृतसर ट्रिप की और अमृतसर टू दिल्ली की, तो हमें क्या देखने को मिला, बारिश। तो भैया बारिश में भर चुका था पानी रोडों पे दिल्ली में, तो हम फंस चुके थे पानी के अंदर। नहीं, हम नहीं फंसे थे क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस और इसकी जो हाइट है अच्छी खासी है, जिसकी वजह से हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। कहीं ऐसे रास्ते भी थे उबड़ खाबड़ जहाँ पे गाड़ी चली, वहाँ पे भी कोई परेशानी हुई। अच्छे से इसने परफॉर्मेंस दी अपनी, ठीक है। फिर हमने जब इस गाड़ी को 200 किलोमीटर चला लिया, तो 200 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे इतना पता चल गया कि इसकी जो स्टेबिलिटी थी हाईवे पे और जो उसका स्टीयरिंग का फीडबैक था वो लाजवाब था।
स्टीयरिंग की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई इसका स्टीयरिंग है ना वो भी डिफरेंट है नॉर्मल वाली से, क्योंकि ये नॉर्मल जो क्रेटा आती है वैसा नहीं देखता, और इसमें काफ़ी ज़्यादा एन लाइन की जो फिनिशेस हैं, जैसे कि आपने सीट कवर पे देखा कि आपको स्टिचेस जो हैं रेड एलिमेंट्स में मिलेंगे जो दर्शाता है कि एन लाइन है, ऐसे ही आपको स्टीयरिंग पे भी रेड स्टिचिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो स्टीयरिंग के कंट्रोल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से माउंटेड हैं, और नीचे की तरफ देखोगे तो भाई एन का एक सिंबल बना हुआ है जो कि फिर से इसको बताता है कि ये एक दूसरी क्रेटा है। तो स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा है, ठीक है, स्पोर्टी सा है पूरा, है ना। तो ये भी चीज़ बढ़िया थी इसमें कि जो स्टीयरिंग फीडबैक था। और बाकी जो अच्छी चीज़ क्या है कि आपको इसमें वो इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट मिलती हैं ड्राइवर के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मैंने अपनी 5'8" के हिसाब से सीट एडजस्ट करी। सीट एडजस्ट करने के साथ साथ मैंने स्टीयरिंग भी एडजस्ट किया, क्योंकि स्टीयरिंग भी आपको मिलता है टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों में। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि आपको हर गाड़ी में यूजुअली टिल्ट ही मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता, बट इसमें टेलीस्कोपिक भी आपको देखने को मिल जाएगा। और मैंने इसको सेट कर दिया, और मेरी जो कमांडिंग पोजीशन थी जो ड्राइविंग की वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। तो सीट एडजस्टमेंट जो मैंने की थी उसके हिसाब से जो बोनट के आगे वाला जो सड़क का पार्ट होता है वो भी मेरे को ईजिली दिख रहा था, और मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई हाईवे पे इस गाड़ी को चलाने में। आते हैं परफॉर्मेंस। तो 1.5 लीटर का इसका टर्बो का इंजन है। तो भैया जब जैसे तो मैंने क्या किया भाई, डाउन शिफ्ट करा और सीधे ही ओवरटेक करके गाड़ी को निकाल लिया, जो कि आपको टर्बो में आसानी से करने को मिल सकता है। तो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है कि भाई आपको कोई झिझक नहीं, आप सिर्फ डाउन शिफ्ट करो और एक्सलेट करके अपनी गाड़ी को अच्छे से आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से मैंने गाड़ी को चलाया। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पे भाई तंग गलियों के अंदर भी गाड़ी चली। वहाँ पे अमृतसर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है हरमिंदर साहिब की वजह से, क्योंकि वहाँ पे गोल्डन टेम्पल है। तो जिस टाइम पे मैं गया वीकेंड था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो वहाँ पे भी मैंने इस गाड़ी को अच्छे से चलाया, और चलाने के बाद मुझे पता चला कि तंग गलियों में भी ये गाड़ी ईजिली चली जाती है। जो टर्निंग रेडियस है इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत परेशानी वहाँ पे भी नहीं हुई इस गाड़ी के साथ। तो रात की जो ड्राइविंग थी वो मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करी इस गाड़ी के साथ, क्योंकि इसमें आता है एडास। तो एडास के इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि लेन असिस्ट, कि आप एक्टिव कर दो उसको लेन असिस्ट को तो आपकी गाड़ी उसी लेन में चलती रहेगी। और बाई चांस की बात, जैसे मैंने आपको दिखाया भी कि मैंने स्टीयरिंग से हाथ भी हटा लिया था, बट वो अपने आप हल्के छोटे मोटे टर्न पे गाड़ी अपने आप स्टीयरिंग को करी थी, बट वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि किस तरीके से काम करता है। बाकी जब आप उस लेन असिस्ट को आप एक्टिवेट करते हैं तो रिकमेंडेशन यही है कि आप अपने स्टीयरिंग से हाथ ना हटाएं, आप उसको पकड़ के रखें। जो काम उसने करना है वो अपने आप वो करता रहेगा, आपको स्टीयरिंग से हाथ नहीं हिलाना। ये एक सेफ्टी फीचर है, तो सेफ्टी फीचर को आप सेफ्टी फीचर की तरह ही यूज़ करें, उसका मिसयूज़ ना करें, ठीक है। तो लेन असिस्ट हो गया, आपको लेन डिपार्चर वार्निंग हो गया, वो भी है। जैसे आप दूसरी लेन पे जाओगे तो आपको वार्निंग दे देता है, आपको जाने भी नहीं देता। तो ये भी एक सेफ्टी फीचर है जो कि एक्टिवेट है। आप अपना क्रूज़ कंट्रोल लगा सकते हैं, क्रूज़ कंट्रोल के साथ साथ वो आपको चलाता रहेगा उसी रोड पे। बस शर्त ये है कि भाई अभी इंफ्रा इतना अच्छा नहीं है, रोड इतनी अच्छी नहीं है कि आपको मार्किंग्स अच्छे से मिले पूरे रास्ते पे। सो आप जहाँ पे इन फीचर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे भाई आपको मतलब थोड़ी सेफ्टी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ कहीं लाइन सटी वहाँ पे ये फीचर्स भी काम करना बंद कर सकता है। बट ऐसा यूजुअली इस हाईवे पे हुआ नहीं मेरे साथ, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी। बाकी फीचर्स की बात की जाए तो इसमें मैंने एक रात में जो फीचर आता है हाई बीम का, तो देखो हमें यूजुअली क्या करना पड़ता है कि हाई बीम हमें जहाँ पे अंधेरा एकदम से हो जाता है तो वहाँ पे हाई बीम करनी पड़ती है। बट इसमें एक फीचर है कि आप हाई बीम वाले को ऑटो पे कर दो, ठीक है। तो जैसे ही पूरा एरिया अंधेरे वाला आ जाएगा, मतलब वहाँ पे ना स्ट्रीट लाइट है ना व्हीकल की कोई दूसरी लाइट आ रही है, तो ऑटोमेटिकली ये अपना हाई बीम ऑन कर देगा। और जैसे ही वो अंधेरी रोड जो है ख़त्म होएगी वैसे ही वो लो बीम पे आ जाएगा। तो उससे ना सामने वाले को दिक्कत होएगी ना आपको परेशानी होएगी कि आपको हाई बीम पे हाई बीम ऑन करना है ऑफ करना है। वो ऑटोमेटिक अपने आप एडजस्ट कर लेगी अपने कैमरा से कि भाई अब
हाई बीम का वक्त आ गया है, अब हाई बीम हटाने का वक्त आ गया है। तो ये वाला फीचर मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करा है इस पूरे ट्रिप पे, क्योंकि मेरी जो मोस्टली जो ड्राइव थी वो रात की ही ड्राइव थी, क्योंकि जब हम दिल्ली से निकले थे तो भी वो शाम का टाइम था 5 बजे का, और जब हम अमृतसर से निकले तब भी हम 6 बजे निकले। तो दोनों टाइम पे आपको गाड़ी रात में चलानी पड़ी। तो हमने वो गाड़ी रात में जब चलाई तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा किया। अब साथ में बात करते हैं भाई इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के। सो आपको इसमें बढ़िया सा बोस का सिस्टम मिलता है जिसकी साउंड एक नंबर है। हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, मतलब जब रात में आप ड्राइव करते तो आपको अच्छे गाने सुनने को मिले और जो साउंड सिस्टम है वो अच्छा हो, तो आपकी ड्राइविंग जो है ना और ज़्यादा अच्छी हो जाती है और आप और अच्छे से गाड़ी चलाना प्रेफर करते हो और आपकी ऑटोमेटिक वो चीज़ होती भी है। बाकी मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जो इसका सेंट्रल कंसोल है ना भाई, वहाँ पे बटन्स की भरमार है, मतलब टच नहीं प्रेस करने वाले बटन्स की भरमार है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि अब जो जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है ना उसमें आपको टच वाले वो दिखेंगे बटन्स, बट वो मुझे नहीं पर्सनली पसंद। सो मुझे एक अच्छी चीज़ ये लगी कि आप इसमें बटन्स यूज़ कर सकते हैं और जो कि ड्राइविंग करते टाइम एक्सेसिबल होने चाहिए, और इसमें है भी। दूसरी अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें जो आपका क्लाइमेट कंट्रोल है वो मैं अपना खुद सेट कर सकता हूँ। मुझे अपने हिसाब से जो टेम्परेचर चाहिए अपने एसी वेंट से वो मैं कर सकता हूँ। मेरे बगल वाला जो बंदा है वो अपने हिसाब से कर सकता है। पीछे वाले के लिए ऑप्शंस नहीं है, बट पीछे आपको एसी वेंट से देखने को मिलेंगे जो कि अच्छी खासी कूलिंग करता है। पीछे 2 लोग आराम से बैठ जाते हैं, तीसरा भी बैठ सकता है, 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, अच्छी हाइट के बैठ सकते हैं। मेरी 5'8" है तो मैं भी आराम से बैठ पाया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई इसमें। तो एक और फीचर जो है वो मुझे इसका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा और मैं इसको कॉन्टिन्यूअस पिछले 4 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, वो है वेंटिलेटेड सीट्स। गर्मी का मौसम तो है ही, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बटन की प्लेसमेंट, उसको एक्टिवेट करने की। सो वो बिल्कुल गियर नॉब के बगल में दे रखी है और दोनों सीट्स पे है, मेरे साथ भी है, मतलब ड्राइवर की भी है और साथ वाले की भी है। तो दोनों वेंटिलेट सीट्स का मज़ा उठा सकते हैं। तो मैंने तो भाई इसको ऑन करके रखा ही था और मैं अभी भी ऑन करके ही चला रहा हूँ गाड़ी को। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने मिलेगी। सबसे बड़ी ये है आप उसको एक्सेसिबल कैसे कर सकते हो। तो बटन की जो प्लेसमेंट है ना वो अच्छी जगह होनी चाहिए जिससे कि वो आपको विजिबल रहे, और जब विजिबल होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो आप उसको चलाएंगे। ठीक है, जैसे किसी गाड़ी में अगर कहीं वो बटन ही ऐसी जगह दिया है जहाँ पे हमारा माइंड होता है कि भाई वहाँ पे, मतलब हम सोचते भी नहीं है कि वहाँ पे बटन है, इसमें वेंटिलेटेड सीट्स हैं तो ऑन कर लें, जब दिखता है तभी हम चलाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी जो मुझे इसमें लगी। बाकी इसमें सेंसर्स वगैरह अच्छे से मिलते हैं, 360 डिग्री कैमरा मिलता है जो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस देता रहता है ड्यूरिंग योर ड्राइव और जब आप ट्रैफिक में गाड़ी को चलाते हैं। सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। आप मतलब 10 घंटे का भी सफ़र होगा ना, 11 घंटे का, 15 घंटे का भी होगा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बैठने में और चलाने में भी। बाकी इसमें आपको एक बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलेगी, जिसका ये वाला जो पैनल है ये ओपन हो जाता है। आप इसको ओपन ज़रूर कर सकते हैं, बट रिकमेंडेशन यही है कि भाई सिर्फ ओपन करके आप बाहर के मौसम का मज़ा ले सकते हो, या फिर खड़ी गाड़ी में फ़ोटो क्लिक करानी है, वीडियो बनानी है, वो कर सकते हो। चलती गाड़ी में इसका यूज़ मत करना। बाकी सबसे ज़्यादा जो बढ़िया पार्ट लगता है कि आप पीछे वाली सीट पे बैठे हुए हो, ठीक है, और आपकी ये पैनोरामिक सनरूफ खुली हुई है, इसका जो कर्टन है वो खुला हुआ है, और शाम में जो मौसम होता है ना वो आपको मज़ा देता है पीछे वाली सीट से। तो उसका भी मैंने काफ़ी ज़्यादा मज़ा उठाया पीछे वाली सीट पे बैठ के, और पीछे वाली सीट्स भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। जितने भी लोग पीछे बैठते हैं ना भाई, वो थोड़ा सा उनके माइंड में यही होता है कि डिस्कम्फर्ट होता है, बैठा नहीं जाता ये वो, बट सीट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी है इस क्रेटा एयरलाइन की कि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। अब बात तक करते हैं भाई इसके बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस इसमें आता है 433 लीटर का, जो कि मोर देन सफिशिएंट है, और उसमें मतलब आप अच्छे से सामान रख सकते हैं, 2-3 बड़े बैग रख सकते हैं, छुटपुट सामान रख सकते हैं। पार्शल टे पे भी इतनी जगह है कि आप उसमें भी सामान रख सकते हैं। ठीक है, तो लगेज की कोई दिक्कत नहीं है, बूट स्पेस आपको भर भर के मिलता है। ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बाकी गाड़ी में यूटिलिटी स्पेस बहुत ज़्यादा है, हर दरवाजे में, मतलब आप, मेरे 2 फ़ोन हैं
एक आईफोन है, एक नॉर्मल एंड्रॉयड है। तो दोनों के दोनों जो आपका साइड मतलब जो डोर में जो जगह होती है उसमें इजीली फिट हो जाता है। और नीचे की तरफ आपकी बड़ी 1 लीटर की बॉटल, छुटपुट सामान, वॉलेट वगैरह आप सब कुछ रख सकते हैं। ऐसे ही आगे पीछे सारे दरवाज़ों में सेम प्रोविज़न दी गई है, तो यूटिलिटी स्पेस भर भर के इस गाड़ी में मिल जाता है। एक और चीज़ जो मैंने मिस कर दी वो है वायरलेस चार्जिंग। सो भैया मैं तो यूज़ करता हूँ कार चार्जर, बट जिनके पास भाई वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है, जैसे कि मेरे पास भी, बट मैं यूज़ नहीं करता। बट इस गाड़ी में आपको वायरलेस चार्जर भी देखने को मिल जाता है, जैसे आप इजीली अपने फ़ोन को वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि भाई इसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसकी आप थीम चेंज कर सकते हो। तो मुझे जो पर्सनली थीम पसंद है, अब देखो इसमें रेड एलिमेंट्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है, तो मुझे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के जो थीम थी ना वो भी रेड वाली ही पसंद आई। वो थोड़ी स्पोर्टी फील भी देती है आपको ड्राइव के टाइम पे, और मतलब रेड कलर एक सिग्निफाई करता है मतलब कुछ स्पीड के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ मुझे अच्छी लगी, तो मैंने वही सेट कर रखा है। सो दोस्तों, इस क्रेटा N9 को अगर आपको खरीदना है तो इसमें 6 कलर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। 3 आपके नॉर्मल हैं सिंगल कलर के साथ, और 3 आपको ड्यूल टोन में मिल जाएंगे। सो जो आपको N9 का एक ऐसा कलर जो कि गाड़ी है ब्लू शेड में, सो ये मोस्टली दर्शाती है कि एक N9 गाड़ी है, और इसको देख के लगता भी है लोगों को कि क्योंकि एक सिग्नेचर जो कलर है N9 के लिए वो क्रेटा ने वो हुंडई ने बना रखा है, ठीक है। अब आते हैं इसकी प्राइस के ऊपर। तो प्राइस जो एक्स शोरूम दिल्ली है वो इसका जो N8 वेरिएंट आता है बेस का, वो अराउंड 16 लाख रुपए 16.93 लाख से होता है। और जो उसका टॉप वेरिएंट है 7DCT वो आता है अराउंड 20 लाख के आसपास का, ठीक है। एक्स शोरूम एग्जैक्ट जो प्राइस डिटेल्स है वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। ओवरऑल मतलब आपको इस गाड़ी में जो एक रिक्वायरमेंट होती है कंफर्ट, आप अपना जो लॉन्ग ड्राइव है, हाईवेज़ की जो ड्राइव है, उसमें आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। अच्छे से आप जाएंगे, अच्छे से वापस आएंगे, कोई थकावट नहीं होएगी। एज सच कोई थकावट आपको उसमें नहीं मिलेगी जब आप हाईवे पे भी चलेंगे। और फीचर्स के मामले में भर भर के है एडास के, आप फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैंने किए थे, तो वो सारी चीज़ें हैं। और ये गाड़ी आपको मतलब एडास में 42+ सेफ्टी फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। तो आपके छोटे छोटे ऐसे फीचर्स हैं जो कि इनवाई नहीं जा सकते, बट मैं आपको एक लिस्ट शेयर कर दूंगा कि क्या क्या आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो ये गाड़ी भाई परफेक्ट एक फैमिली कार भी बन सकती है। आपके अगर 4 से 5 मेंबर हैं तो आप इजीली इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपका बजट 20 से 25 लाख के बीच में है तो आप इस गाड़ी को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। एंड द मेन पॉइंट जिसकी वजह से लोग गाड़ी खरीदते हैं, ऑब्वियसली मिडिल क्लास लोगों की प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा हाई रहती है कि क्या माइलेज गाड़ी प्रोवाइड करेगी। तो मैंने इसको जब लोकल में चलाया तो इसने मुझे अराउंड 13-14 के आसपास दी। वो भी आपको तब मिलेगी जब आप गाड़ी को अच्छे से चलाएंगे। जैसे कि मैंने चलाई तो मुझे इतनी मिली, ठीक है, ट्रैफिक में होने के बावजूद भी। और हाईवे पे ये आपको अराउंड 16-17 के आसपास दे देगी, डिपेंडिंग आपकी ड्राइविंग कैसी है। जो क्लेम्ड रेंज है, वो जो क्लेम्ड माइलेज है दैट इज़ 18 किलोमीटर पर लीटर, बट मैंने 17 तक भी इस गाड़ी से निकाला है। और जो कैलकुलेट मैंने टोटल किया सो वो आया मेरे को अराउंड 15.2 समथिंग की माइलेज पूरी राउंड ट्रिप की, जिसमें कि हमारा अप्रॉक्स जो फ्यूल था वो अच्छा खासा लग गया, बट जो माइलेज हमें मिली वो अच्छी मिली क्योंकि हमने जो ड्राइव करी वो करी स्पीड लिमिट के हिसाब से, ठीक है। हमने सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया, लेन असिस्ट का इस्तेमाल किया, क्रूज़ कंट्रोल का इस्तेमाल किया, जो कि आपकी माइलेज को इंक्रीज़ करता ही करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी क्रेटा N9 की डिटेल रिव्यू वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको इसकी सारी चीज़ें गिनवा दी। कुछ मुझसे मिस हो गया हो सो मुझे कमेंट में ज़रूर आप पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करके भी पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू आंसर योर क्वेश्चंस। टिल देन बाय बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।